और स्टॉल ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था उसका बात था। इस कैप्टन सोलो ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था किस पर, वो आपका बैक्टीरिया पर, और किस बैक्टीरिया पर, ई कोलाई बैक्टीरिया पर। तो सबसे पहले तो इस बात को लिखेंगे, उसमें क्या था, हम यही यही पर शो दिए थे क्लास को, क्या कि मेसर्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट हमको देखना था, उसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट कौन था, ई कोलाई बैक्टीरिया था, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था डीएनए रेप्लिकेशन को देखना। हाँ, इसका मेथड क्या था भाई, तो डीएनए बाइंडिंग टेक्निक। नेक्स्ट डे आपको बताया थे हम कि डीएनए को जो लिया गया उसको उसके वेट के आधार पर, वजन के आधार पर, भार के आधार पर या डेंसिटी के आधार पर उसको जो है ना एक न्यूक्लियर मीडियम में डाला गया, सीजियम कोलाई में डाला गया, और उसको देखा गया कि आखिर उसका क्या होता है स्थिति। जो भारी है, जो हल्का है, मतलब जिसका वेट अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है, वो आपका क्या होते हैं उसमें, और इसके आधार पर इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। डीएनए बाइंडिंग टेक्निक जो है पीछे हम देख आपको बता चुके हैं। अगर कोई बच्चा नहीं देखे हो पीछे का क्लास तो यूट्यूब चैनल पर अपना देख लेना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर क्या था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, L15 जो है ना वो डीएनए में डाला। तो हम शुरू करते हैं अगला बात में प्रोसीड्यूर। बैक्टीरिया को दिया और उसको उस मीडियम में जो है ना ग्रो करवाया, जिस मीडियम में M15 डाला हुआ था, कल्चर मीडियम में या न्यूट्रिएंट मीडियम में साल के रूप में। ठीक है, तो हम उसको थोड़ा सा M15 को लिया गया न्यूट्रिटिव मीडियम में, और उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया को रखा गया और उसको विकास करने के लिए छोड़ दिया गया। जब उसमें डाला गया उसको M15 में, तो देखिए क्या स्थिति था, ये न्यूट्रिटिव मीडियम था, न्यूट्रिटिव मीडियम लिया गया, पोषक माध्यम न्यूट्रिटिव मीडियम, या इसी को लोग कल्चर मीडियम भी कहते हैं, कल्चर मीडियम भी कहते हैं, या हिंदी में इसी को पोषक माध्यम भी कहते हैं। उसमें आपको दिया गया जिसमें नाइट्रोजन जो था N15 साल्ट के रूप में लिया गया। जो साल्ट लिया गया उसमें कौन डाला हुआ था, N15 डाला हुआ था। इसमें डाल दिया गया किसको बाबू, ई कोलाई बैक्टीरिया को, ई कोलाई बैक्टीरिया को इसमें डाल दिया गया। जब ई कोलाई बैक्टीरिया को डाल दिया गया तो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, अगर पहला चैप्टर थोड़ा बहुत भी आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि ये बाइनरी फिजन करता है, अपनी संख्या को हर 20 मिनट में दुगना करता है। तो ये जो है ना ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करने लगा, बाइनरी फिजन करने लगा, बाइनरी फिजन करने लगा। कितना में, प्रत्येक 20 मिनट में, प्रत्येक 20 मिनट में आपका ये अपने संख्या को दुगना करने लगा, है ना। तो हर 20 मिनट में इसकी संख्या कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। और इसको छोड़ दिया गया बहुत समय के लिए ऐसे। तो दुगना अगर होगा बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया दुगना होगा तो बताओ उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी दुगना होगा। तो इसका जो डीएनए था, ऐसे ये जो डीएनए था, ये डीएनए में क्या होगा, 2 बनेगा हर बाइनरी फिजन में। जितना बार आपका दुगना बनेगा बैक्टीरिया, उतना बार उसका डीएनए भी दुगना बनेगा। इस तरह से, और जब दुगना बनेगा तो आप जो न्यूट्रिटिव मीडियम डाले हो, न्यूट्रिटिव मीडियम में क्या था डाला हुआ, N15 डाला हुआ है। तो जो बैक्टीरिया बनेगा उसमें क्या होगा, N15 होगा। ठीक है, यही सिद्धांत है। अब इसको छोड़ दिया गया, कितना के लिए, आपको करीब करीब 1 महीने के लिए छोड़ दिया गया। अब जरा सोचो, 1 महीने के लिए अगर छोड़ दिया जाएगा तो कितना बैक्टीरिया बन जाएगा। जब 1 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में ही बोल रहे हैं, 20 मिनट में, जब 20 मिनट में दुगना हो जा रहा है
और अगर 1 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 1 महीने में कितना हो जाएगा? मिलियंस हो जाएगा, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया बाबू? ई कोलाई बैक्टीरिया। वो कितना हो जाएगा? मिलियंस हो जाएगा। अब उस ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया गया और उसका डीएनए को निकाला गया। क्या किया गया? डीएनए को निकाला गया। ठीक है, डीएनए को निकाला गया। अब इस डीएनए को निकालकर गया। ठीक है, क्या किया गया? एक आपका सीजियम कोलाई में डाला गया और डीएनए बाइंडिंग कराया गया। ठीक है, इसको क्या किया गया बाबू? डीएनए बाइंडिंग कराया गया। डीएनए बाइंडिंग, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत भी, डीएनए बाइंडिंग हम डिटेल से आपको पढ़ा चुके हैं कि डीएनए बाइंडिंग में डीएनए को निकालकर सीजियम क्लोराइड नामक मीडियम में डालते हैं और उसको नचाया जाता है। जब डीएनए को सीजियम क्लोराइड में डालकर नचाया जाएगा तो स्थिति क्या मिलता है आपको? वो आपको यहाँ पर आ जाएंगे हम, वो जो है ना अपने वजन के आधार पर, अपने वेट के आधार पर वो आपके बैंड के रूप में सज जाएगा। किसमें बाबू? सीजियम क्लोराइड में। सीजियम क्लोराइड, CaCl का पूरा नाम है सीजियम क्लोराइड। इसमें क्या देखा गया कि डीएनए जो है ना, वो जो बैंड मिला वो केवल और केवल लोअर बैंड मिला। एक जो था आपका इंटरमीडिएट बैंड और एक क्या था? अपर बैंड। ये दोनों नहीं मिला, केवल और केवल क्या मिला? लोअर बैंड मिला। और पीछे हम आपको बताए थे जब एक्सपेरिमेंट की शुरुआत किए थे, अगला दिन बताए थे कि लोअर बैंड मिलने का मतलब है कि जो भी आपका डीएनए है वो सब के सब कैसा है? N15 वाला है। मतलब इसमें जो डीएनए है उसके दोनों भागों में नाइट्रोजन कैसा आ चुका है? N15 और N15 आ चुका है। ये 100% हो गया। तो ये पहला प्रोसीड्योर था। हाँ, तरीका जो था प्रोसीड्योर का, उसमें क्या था? पहला में सबसे पहले डीएनए में समांतर कैसा होता है? एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन नॉर्मल टाइप का नाइट्रोजन का आपका आइसोमर है। हाँ, आइसोटोप है। अब क्या है? नाइट्रोजन जो है उसका जो आपका N15 आपका रूप है, N15 को साल के रूप में लिया गया न्यूट्रिटिव मीडियम में, कल्चर मीडियम में, और उसमें आपको बैक्टीरिया को रखा गया बाइंडिंग फीजन करने के लिए, मतलब न्यूट्रिटिव मीडियम में डाल दिया गया। अब जब ई कोलाई बैक्टीरिया जो है ना, जब अपनी संख्या को बढ़ाने लगा तो 1 महीने होने पर मिलियंस ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया बन गया। ये जो मिलियंस ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया बन गया, उसमें से डीएनए को निकाला गया और उसको डीएनए बाइंडिंग कराया गया। डीएनए बाइंडिंग में आपको बताया था कि उसमें नचाया जाता है उसको, किसको? जिसको हम जिसमें हम डीएनए डाले हैं उसको नचाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है और सेडिमेंटेशन के लिए बैठने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो क्या देखा गया कि जो सीजियम क्लोराइड का मीडियम था उसमें सिर्फ और सिर्फ लोअर बैंड मिला, मिडिल और अपर बैंड नहीं मिला, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि आपका जो भी डीएनए वहां पर हमको मिला है वो सब के सब डीएनए में केवल और केवल N15 और N15 आ चुका है। अब दूसरा में क्या कर दिया? इसके बाद इंट्रोड्यूस कराया N14 को डीएनए में। अब N14 जो है ना उसको डीएनए में इंट्रोड्यूस करवाया। तो सेकेंड में लिखते हैं प्रोसीड्योर में सेकेंड क्या किया गया? फिर से जो है ना एक न्यूट्रिटिव मीडियम लिया गया और वो जो न्यूट्रिटिव मीडियम था जो था ये क्या है? कल्चर मीडियम Cl कर देते हैं।
ठीक है, सीएम से कल्चर मीडियम हो जाएगा, और एनएम अगर लिखते हैं तो न्यूट्रिटिव मीडियम हो जाएगा। आप लोग दिमाग में रखिएगा एनएम या सीएम। तो सीएम जो था इसमें जो है ना, अब इस बार डाला किसको, N14 को डाला। पहले किसको डाले थे, वो N15 को डाले थे। अब इसमें जो है ई कोलाई बैक्टीरिया को डाल दिए, इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया को डाल दिए, ई कोलाई को डाल दिया गया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो ई कोलाई डाला गया था, इसमें दोनों के दोनों जो थे आपके N15 और N15 वाला था। आपको शायद लग रहा है नजर नहीं आ रहा होगा साफ साफ, तो हम यहाँ पर इसको दोनों स्ट्रैंड में कैसे थे, N15 और N15 वाला डीएनए था, उसको डाल दिया गया इसमें। जब डाल दिया गया तो इसको जो है ना वो छोड़ दिया गया बाइनरी फिजन के लिए, कितना मिनट, करीब 20 मिनट, है ना। और 20 मिनट के बाद डीएनए को निकाल दिया गया। डीएनए को निकालने के बाद फिर से वही काम किया गया जो वहां किया गया था। तो यहां पर हम छोड़ देते हैं, इसको कराया गया बाइनरी फिजन। कितने के लिए, 20 मिनट के लिए छोड़ दिया गया, 20 मिनट के लिए। जब 20 मिनट के लिए डालेंगे तो बैक्टीरिया क्या करेगा भाई, बाइनरी फिजन करेगा। और बाइनरी फिजन आपको बताया था कि बाइनरी फिजन में क्या होता है, डीएनए का जो संख्या होता है वो दुगना हो जाता है। तो जो आपका बैक्टीरिया है उसकी संख्या दुगना होगा, तो डीएनए जो था उसका भी मात्रा कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। जितना बैक्टीरिया उतना डीएनए हो जाएगा, डीएनए बनाया गया। अब ये जो डीएनए बनाया गया, सॉरी लिया जो था पहले से, वो डीएनए कैसा होगा बाबू, वो डीएनए कैसा होगा, पहले वाला जो डीएनए होगा शुरुआती, वो कैसा होगा। क्योंकि N15 वाला लिए हैं, तो इसका दोनों जो धागा होगा उसमें कैसा होगा, N15 होगा, और कैसा होगा, N15 होगा। इसके बाद इसको जो है ना, जब बाइनरी फिजन हुआ होगा तब क्या हो गया होगा, 2 डीएनए बना हो गया इससे। जब बैक्टीरिया दुगना होगा तो डीएनए भी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। हाँ ऐसे। अब ये जो डीएनए भी दुगना हो गया, इसमें क्या हुआ होगा, देखो एक तो N15 पहले से था। अगर ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करेगा तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या बताए थे, एक जो धागा होता है वो पुराना होता है, और एक जो धागा होता है वो क्या होता है, नया होता है। तो एक जो धागा होगा उसमें कौन सा होगा, N15 होगा। लेकिन जो एक धागा और बना होगा उसमें कौन हो जाएगा, N14 हो जाएगा। इसी तरह से इधर भी हो जाएगा, एक धागा में कैसा होगा, N15 होगा, और एक धागा में कैसा होगा, N14 होगा। आपके मन में अगर ऐसा क्यों हुआ, इसलिए बोल रहे हैं कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन आपको बताए थे पीछे। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या था, वैसा रेप्लिकेशन जिसमें एक जो होता है ओल्ड होता है और एक क्या होता है, न्यू होता है स्ट्रैंड, एक है ना सेमी कंजर्वेटिव। अब इसको क्या किया गया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया था इसमें से डीएनए को निकाल दिया गया, डीएनए को निकाल लिया गया। अगर आप लोग सर आप N15 कैसे लिखो या N15 N14 कैसे लिखे हो, तो पहले जो था उसमें आपका लोअर बाउंड मिला था। लोअर बाउंड मिलने का मतलब क्या था कि जो भी बैक्टीरिया था उसका जो डीएनए था, उसके डीएनए में सारा का सारा नाइट्रोजन कैसा हो चुका था, N15 वाला हो चुका था। तो आप बोलेंगे N14 वाला कहाँ गया होगा। सर अगर एक आध मिलियन जो है ना बैक्टीरिया एक से बना होगा, तो एक आध धागा डीएनए कैसा होगा, N14 वाला होगा। तो उसको थोड़ा ही लेना है। हाँ, जहां पर मिलियंस डीएनए जो है ना N15 वाला है, तो N14 वाला आपका एक आध रहेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर जब इस डीएनए को निकाला गया, तो डीएनए जो निकाला गया होगा हकीकत क्या होगा, अगर कंसेप्ट इसका लेते हैं तो इसका कंसेप्ट क्या होना चाहिए कि जो आपका डीएनए होंगे वो 2 प्रकार के होंगे। सॉरी, जो डीएनए होगा उसमें 2 प्रकार का धागा होगा, एक ओल्ड धागा होगा और एक क्या होगा, न्यू धागा होगा। एक ओल्ड होगा और एक क्या होगा, न्यू होगा।
ओल्ड धागा जो होगा उसमें कैसा होगा, N15 होगा, और न्यू धागा जो होगा N14 होगा, अगर सेमी का डेरिवेटिव हुआ मल्टीप्लिकेशन का। तो इसको जब आपका डीएनए बाइंडिंग किया गया, क्या कराया गया बाबू, डीएनए बाइंडिंग, वही इसका परिणाम दे सकता था, क्योंकि ऐसे हम देख तो सकते थे कि नाइट्रोजन है कैसा। तो डीएनए बाइंडिंग जब करवाया गया तो क्या देखा गया कि वो जो सीजीएल क्लोराइड था CHCl, ये है क्या CHCl, CHCl आपको बताया कि सीजियम क्लोराइड, इसमें केवल और केवल इंटरमीडिएट बैंड मिला, अपर बैंड जो था वो नहीं मिला, और तो जो लोअर बैंड था वो भी नहीं मिला, केवल और केवल कौन मिला, इंटरमीडिएट बैंड मिला, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि इसमें जो डीएनए होंगे उसके दोनों स्टैंड में आपका नाइट्रोजन का ये स्थिति होगा, एक में N15 होगा और एक में कैसा होगा N14 होगा। अगर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हुआ है तो उसको एक प्रमाणित किया है, ठीक है। अगर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन नहीं होगा तो कभी भी N15 और N14 वाला डीएनए नहीं आ सकता है। N15 और N14 वाला डीएनए तभी आएगा जब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होगा। इसमें पाई जाने वाली बैक्टीरिया को ही क्या कहते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। उस बैक्टीरिया को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए नेसर्सन और स्टॉल ने लिया। उद्देश्य क्या था, ये पता लगाना था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है कैसे होता है। अब इसके लिए क्या किया उन्होंने, डीएनए बाइंडिंग तकनीक का उपयोग किया, जिसमें डीएनए को डेंसिटी के आधार पर सीजियम क्लोराइड में डालकर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाकर और सेडिमेंटेशन करवाकर देखा जाता है कि कौन सा डीएनए कैसा है। अब इसके लिए उन्होंने सबसे पहला काम जो किया प्रोसीड्यूर में कि डीएनए में सारा का सारा डीएनए में N15 प्रवेश करवाया। इसके लिए ई कोलाई बैक्टीरिया को वैसे न्यूट्रिटिव मीडियम में रखा गया जिसमें जो साल्ट था उसमें सारा का सारा जो आपका नाइट्रोजन था वो किस फॉर्म में था, N15 के रूप में था। उसके बाद उसको बाइंडिंग के लिए छोड़ दिया। बाइंडिंग जो होता है वो आपका करीब 20 मिनट में होता है और प्रत्येक 20 मिनट में बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी संख्या को दुगना कर लेता है। ये पहला चैप्टर में आपको पढ़ना था बाइंडिंग। अब जब प्रत्येक आपका 20 मिनट में दुगना कर लेता है तो बैक्टीरिया की संख्या अगर दुगना होगा तो डीएनए की संख्या भी कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। 1 महीने तक छोड़ दिया गया बैक्टीरिया को, ई कोलाई बैक्टीरिया को, किसमें, वैसे न्यूट्रिटिव मीडियम में जिसमें नाइट्रोजन किस रूप में था, N15 के रूप में था। जब उसमें छोड़ दिया गया तो मिलियंस ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया प्राप्त हुआ। हाँ, लाखों लाख जो है ना आपका ई कोलाई बैक्टीरिया मिलेगा। अब जो लाखों लाख बैक्टीरिया मिला उसमें से डीएनए को निकाल दिया गया और उसको डीएनए बाइंडिंग करवाया गया। डीएनए बाइंडिंग करवाने के लिए जो मीडियम दिया जाता है उसका नाम है सीजियम क्लोराइड। उसमें डाल के बैक्टीरिया को गोल गोल घुमाया गया, उसके बाद स्थिर छोड़ दिया गया। तो क्या देखा गया कि उसमें जो आपका बैंड मिला वो कैसा बैंड मिला, लोअर बैंड, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि जो भी उसमें बैक्टीरिया मिला था वो सब में नाइट्रोजन क्या था, N15 और N15 के रूप में था। इसके बाद दूसरा प्रोसीड्यूर कराया। दूसरा प्रोसीड्यूर में क्या कराया कि जिस डीएनए में N15 आ चुका था अब उसमें N14 प्रवेश करवाना था। इसके लिए क्या किया गया कि वो ई कोलाई बैक्टीरिया जो इस प्रकार से बनाया गया था, पहला चरण में बनाया गया था, उसमें से ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया गया और सीजियम क्लोराइड में डाला गया, सॉरी कल्चर मीडियम में डाला गया। कल्चर मीडियम में डालकर वैसे कल्चर मीडियम में डाला गया जिसमें आपका N15 नहीं था बल्कि N14 था न्यूट्रिटिव मीडियम में, ठीक है। उसके बाद उसको करीब 20 मिनट के लिए छोड़ दिया गया, करीब 20 मिनट के लिए। यहाँ पर 1 महीने के लिए छोड़ा गया था। जब 20 मिनट के लिए छोड़ दिया गया तो क्या हुआ होगा, बैक्टीरिया जितना भी होंगे उसकी संख्या दुगनी हो गई होगी, क्योंकि बैक्टीरिया 20 मिनट में बाइंडिंग डिवीजन कर लेता है। अब उसमें से डीएनए को, सारे बैक्टीरिया में से डीएनए को निकाल दिया गया। अगर डीएनए में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हुआ होगा तो जो आपका बैक्टीरिया होगा ओल्ड वन, जिसमें दोनों में N15 था, उसमें से जो नया बना होगा उसके एक धागा में N15 आ गया होगा और एक धागा में क्या आ गया होगा, N14 आ गया होगा।
अब ये जो एक धागे में N15 और एक धागे में N14 आया होगा, उस डीएनए को जब डीएनए बाइंडिंग करवाया गया तो देखा गया कि अगर ऐसा आया होगा तो कौन सा बैंड मिलेगा, इंटरमीडिएट बैंड, और मिला भी, जो इस बात को प्रमाणित किया यहाँ पर जो रेप्लिकेशन हुआ था वो कैसा था, सेमी कंजर्वेटिव हुआ था। अब आते हैं थर्ड प्रोसीड्यूर में। तो थर्ड में हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं तो इसमें, और उसके बाद थर्ड में जाते हैं। आपका जो है ना वो जो पुराना डीएनए था उससे दो आपका नया डीएनए बनेगा, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेमी कंजर्वेटिव अगर रेप्लिकेशन होगा तो क्या होता है, एक जो धागा होगा नया डीएनए का वो ओल्ड होगा और एक धागा क्या होगा, पुराना वाला होगा। अब पुराना वाला जो डीएनए था उसमें जो था धागा एक N15 था और एक क्या था, N14 था। तो उससे जो आपका नया डीएनए बना उसमें एक में क्या आ जाएगा, N15 आएगा और एक में N14 आएगा। लेकिन दूसरा जो आपका डीएनए बना होगा उसमें दोनों के दोनों जो धागे होंगे वो कैसे होंगे, N14 होंगे। क्यों, क्योंकि एक और जो धागा था वो N14 था। तो इस प्रकार के डीएनए आपके मिले होंगे यहाँ पर। अब इसमें से जो है ना क्या किया गया, डीएनए को निकाल लिया गया, निकालने के बाद निकाल लिया गया ऐसे गया, और इसके बाद इसको अब डीएनए बाइंडिंग करवाया गया, डीएनए बाइंडिंग करवाया गया। जब डीएनए बाइंडिंग करवाया गया तो इसके लिए एक मीडियम दिया गया, और वो मीडियम क्या था, सीजियम क्लोराइड था। ठीक है, ये जो मीडियम था वो था CaCl, सीजियम क्लोराइड। तो क्या देखा गया कि इसमें जो है ना दो प्रकार के बैंड मिले, अपर बैंड मिला और इंटरमीडिएट बैंड भी मिला, और दोनों बराबर मिला। जितना अपर बैंड मिला उतना इंटरमीडिएट बैंड मिला, लेकिन जो लोअर बैंड था वो नहीं मिला। ठीक है, ये क्या प्रमाणित कर रहा है कि यहाँ पर जो डीएनए मिला होगा उसका N14 और N14 होगा अपर में, जबकि इंटरमीडिएट बैंड वाले जो थे उसमें N14 और N15 वाला होगा। और यही बात तो यहाँ प्रमाणित हुआ कि अगर बाइंडिंग रीजन होगा और अगर N14 उसमें प्रवेश करेगा, अगर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होगा तो जो भी डीएनए मिलेगा उस डीएनए में आपका दो प्रकार का डीएनए मिलेगा, एक N15 और एक N14 धागा वाला होगा, और एक जो होगा उसके दोनों धागे जो होंगे वो कैसे होंगे, N14 और N14 वाले होंगे। ऐसा कुछ बताया आपको। अब ये जब ये मिल गया तो ये इस बात को प्रमाणित कर दिया कि ये जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसा है, आपका सेमी कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन लिख लेते हैं, निष्कर्ष लिख लेते हैं। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है ओल्ड और न्यू। मतलब प्रत्येक डीएनए में जो दो धागे बनेंगे उसमें से एक धागा ओल्ड होगा और एक क्या होता है, आपका न्यू होगा। तो ये आपको निष्कर्षण इंस्टॉल का प्रयोग है जो 5 नंबर का क्वेश्चन में आता है, बड़ा ध्यान। तो आपको बताया था कि वो क्या चाहिए, टेम्पलेट चाहिए, है ना। पहला था आपका टेम्पलेट, और ये जो टेम्पलेट होता है वो कौन होता है, स्ट्रैंड्स ऑफ ओल्ड डीएनए। वो जो पुराना डीएनए का धागा होता है वो क्या होता है भाई, वो आपका रेप्लिकेशन का टेम्पलेट होता है। ये तो आपका इसके बारे में बताया। दूसरा क्या चाहिए आपको, इसके बारे में हम डिटेल से बताया भी थे। सेकंड क्या चाहिए आपको, रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल।
तो डीएनए निर्माण के लिए रॉ मटेरियल्स क्या होता है, कच्चा माल क्या होता है? डीएनए निर्माण के लिए जो आपका रॉ मटेरियल्स होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जैसे आपको किस रूप में, किस वो भी किस फॉर्म में पाया जाएगा, ट्राइफॉस्फेट के रूप में, ट्राइफॉस्फेट के रूप में। हाँ, अगर थोड़ा बहुत भी याद हो, इसका कुछ उदाहरण हम लोग पीछे पढ़े थे, आपको न्यूक्लियोटाइड पढ़ाए थे, तो शुरू से आपको बताते आ रहे हैं। उसमें कौन कौन था, डीएटीपी डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, कॉमा डीजीटीपी डीऑक्सी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, और कौन था डीसीटीपी डीऑक्सी साइटोसिन क्या ट्राइफॉस्फेट, और एक और था डी जी हो गया ना, डीसी हो गया, और कौन होता है जी, डीटीटीपी डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। ये चार जो है रॉ मटेरियल है किसके लिए, डीएनए के निर्माण के लिए। अगला है एंजाइम्स। तीसरा क्या चाहिए था आपको, एंजाइम चाहिए था। हम पहले भी आपको बोले थे कि एंजाइम डिटेल से आगे हम पढ़ा देंगे। एंजाइम चाहिए था रेप्लिकेशन के लिए, और एंजाइम जो है सभी ऐसे लिखना, रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक, रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक सभी एंजाइम्स को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिसोम कहते हैं, या रेप्लिकॉन कहते हैं। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हम आपको डिटेल से जब पढ़ा देने वाले हैं, लेकिन ये मत समझिए कि यही जो है ना ये आपका ज्यादा हो जा रहा है। रेप्लिसोम कहते हैं, नहीं घटेगा, ठीक है, कहते हैं। यहां तक जो है ना आप इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो डीएनए के दोनों धागों के बीच का जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेस के बीच में, क्षार के बीच में, उसको तोड़कर अलग कर देता है। दोनों धागे एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एक पॉइंट चाहो तो और लिख लेना, यह या एटीपी को एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग करता है हम इसको इसलिए इतना बता रहे हैं कि 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन भी आपसे न छूटे, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो एक धागे जो डीएनए बना था उसके धागे पर जाकर चिपक जाता है और उसको आपस में फिर से जुड़ने से क्या करता है, रोक देता है। तो दूसरा है आपका जो एंजाइम वो है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अनबाइंडिंग प्रोटीन बताए थे या हेलिकेज, वो क्या किया था भाई, डीएनए के दोनों धागों को तोड़ दिया था। डीएनए जो धागा था ना, ऐसे दोनों धागों को ऐसे तोड़ दिया था, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, तो दोनों के दोनों धागे जो है डीएनए के इस तरह से अलग हो गए। अब ये जो अलग हो गया, अलग होने के बाद क्यों अलग हुआ था, हाइड्रोजन बॉन्ड में था वो टूट गया था, तो ऐसे अलग हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही छोड़ेंगे फिर दोनों जुड़ जाएगा ऐसे,
और ये जो अलग करने वाला काम था वो कौन किया था, यूडब्ल्यूपी या अनबाइंडिंग प्रोटीन या हेलिकेज किया था। लेकिन अगर छोड़ेंगे तो दोनों के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड फिर बनेगा और दोनों धागे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर आता है सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन, आपका सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आता है और वो क्या करता है, दोनों के बीच में ऐसे आ जाता है और दोनों धागों पर पार्टिकुलर ऐसे जुड़ जाता है, जिससे दोनों धागे जो है मूवमेंट आपस में एक तरफ होगा वो नहीं हो पाता है, तो दोनों धागे खुले रह जाते हैं। अब ये जो दोनों धागे खुले रह गए, तब यहाँ पर एक एंजाइम अगला आता है फॉर्म प्राइमेज, और खुले हुए धागे पर डीएनए के धागे पर वो आरएनए का छोटा धागा बनाता है। कैसे, 5:3 आरएनए का जो नया धागा बनेगा कैसे बनेगा, 5:3 बनेगा। इसको आरएनए प्राइमर कहते हैं। ये कौन किया था, प्राइमेज एंजाइम किया था और इसीलिए इसका नाम आरएनए पॉलीमरेज भी रखा जाता है। अगला है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज के बारे में क्या होता है, ये क्या करेगा कि डीएनए निर्माण के समय जो धागे बनेंगे डीएनए के छोटा छोटा, मुख्यतः लैगिंग धागा पर बनता है, उसको क्या करता है आपस में जोड़ देता है और जोड़कर क्या करता है एक डीएनए धागा में बदल देता है। तो हम इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। एंजाइम था उसका नाम था डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट जो बात है होता है अर्थात, कर सकते हो अर्थात यह डीएनए से डीएनए कितना प्रकार का होता है, प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोट्स में कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। गया था इसलिए इसका नाम पॉलीमरेज एंजाइम भी होता कहा जाता है। यह आर्थर कॉर्नवेल द्वारा 1969 में खोजा गया था। इकोलाई बैक्टीरियम इकोलाई बैक्टीरिया में खोजा गया था। धागा बना है उसका प्रूफ रीडिंग का काम करता है, मतलब उसमें से गलत चीजों को हटाता है। ये लिख देते हैं, या न्यू स्ट्रैंड, न्यू डीएनए स्ट्रैंड का प्रूफ रीडिंग आप जानते होंगे, कोई चीज छपने के बाद वो दिया जाता है कि उसमें अशुद्धियों को देख लीजिए, गलतियों को देख लीजिए। प्रूफ रीडिंग का काम करता है, कार्य करता है और इसमें लिख देते हैं 5:3 के रूप में टाइप्स को हटाकर सही न्यूक्लियोटाइड रखता है ना। ये हो सकता है कि डीएनए का जो निर्माण हुआ है उस डीएनए के निर्माण में कोई गलती हो गया हो, तो जो गलत न्यूक्लियोटाइड कहीं पर आ गया है तो उसको ये हटा देता है और उसके लेवल पर क्या करता है, सही न्यूक्लियोटाइड को रखता है। तो इसका काम एकदम दिमाग में रखिएगा, इसका काम है क्या, प्रूफ रीडिंग। इसका काम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। और ये जो नया डीएनए का धागा, पुराना डीएनए छेड़छाड़ नहीं करेगा, पुराना जो डीएनए का धागा था उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि जो नया डीएनए का धागा बना है उसको क्या करना है, वो आपका उसको देख लेना है, उसमें जो गलत न्यूक्लियोटाइड कहीं पर अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हटा देना है और उसके जगह पर क्या करना है, पुराना हमारा डीएनए के धागे पर जो आपका न्यूक्लियोटाइड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो आपका न्यूक्लियोटाइड है उसको उस जगह पर लाकर बैठा देना है, रख देना है।
इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट है। एक बार जो बन गया क्या वो कभी खराब नहीं होगा क्या? खराब हो सकता है, टूट सकता है, फूट सकता है बीच में से, तो उसका रिपेयरिंग करेगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ध्यान रखिएगा, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड का काम क्या है कि जो आपका डीएनए का आपका रिपेयरिंग करना, जो थोड़ा बहुत टूट गया है, मतलब डीएनए का स्ट्रैंड में कहीं पर कोई न्यूक्लियोटाइड हट गया है, खराब हो गया है, उसको ठीक करता है। नया डीएनए निर्माण में इसका कोई खास रोल नहीं है, और जो पुराना से हटा हुआ है उसी को जाके क्या करेगा? ठीक ठाक करके रिपेयरिंग का काम करेगा डीएनए का। और जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये क्या करता है? डीएनए टेम्पलेट पर टेम्पलेट पर आरएनए प्राइमर के 3' पर जुड़ जाता है तथा क्या करता है? नया डीएनए धागा बनाता है। धागा बनाता है, अर्थात डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए जो मुख्य एंजाइम जिम्मेवार होता है वो एंजाइम कौन है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वही आपका क्या करता है? मुख्यतः पुराने डीएनए धागे से नए डीएनए धागे का निर्माण करता है ना। उसके बाद आपका जो है ना, अगर इसी को अगर हम बात कर रहे हैं किसमें? यूकैरियोटिक डीएनए में। ये यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज में ये काम आपका डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो होता है वो काम करता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा आपको नहीं आता है, मेनली आपको जो है यहीं तक आता है